डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में जो 2 लेक्चर अभी तक हमने लिए हैं, तो सेकंड लेक्चर के जो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पीपीसी, एससी और सीसी, जो कैपेसिटर के टाइप्स होते थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसके आगे आज हम बढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र से स्टार्ट करेंगे और पीपीसी को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के जो लेक्चर का सारांश है वो क्या क्या हमें कवर करना है इस लेक्चर में, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। टोटल 11 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे हम। सबसे पहले पीपीसी को डिटेल में समझेंगे, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसके क्या उसकी रचना होती है और क्या कार्य प्रणाली है इस डिवाइस की, उसको समझेंगे। इसके लिए सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, कैपेसिटर का, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र डिराइव करेंगे हम। और उपांत प्रभाव 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उपांत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ये उपांत प्रभाव छोटा सा है, इसको 2-4 लाइन का डेफिनेशन है, उसको हम समझेंगे कि क्या चीज़ है ये, राइट। पीपीसी के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा फर्स्ट लेक्चर में कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके बीच जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला खाली स्थान, तो ये खाली स्थान अगर नॉर्मली हवा या निर्वात होता है तो इसकी कैपेसिटेंस कम होती है, जबकि इसमें परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने जब आपको परावैद्युत पदार्थ समझा रहा था पहले लेक्चर में, तब भी इस बात का जिक्र किया था कि परावैद्युत पदार्थ की अपनी अब इम्पोर्टेंस होती है, और परावैद्युत पदार्थ के भर देने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है पीपीसी की। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, और बढ़ने के बाद जो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, उसका सूत्र हम लोग डिराइव करेंगे। फिर वैद्युत प्रवृत्ति जो हमने बताया था काई ई एवं परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर में संबंध देखेंगे, यानी काई ई और एप्सिलॉन आर के मध्य में एक संबंध है जिस पर आधारित 1 नंबर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो उसको भी हम लोग उस रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे और देखेंगे। पीपीसी में पूर्णतः अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो सूत्र देखेंगे कि हम अगर इसके बीच में जो जगह दिख रही है आपको, पूरी तरह से अगर भर दिया जाए, क्या कोई परावैद्युत पदार्थ यानी पूरा कंप्लीट भर दिया जाए, तो यहाँ समझिए, इसको देखिए, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये जो इसके बीच में जगह है, अगर उसको पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ से भर देते हैं तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ये हमें समझना है। किसमें पूर्णतः भरा हुआ ये जो टॉपिक है। और अंशतः में हमें क्या करना है कि जैसे ये है, तो अभी तो क्या है, हवा या निर्वात होगा इसमें, तो इसमें हम भरेंगे लेकिन अंशतः भरेंगे, पूरी तरह से नहीं भरेंगे। हम इतने स्पेस को भरेंगे, इतने स्पेस को, ये स्पेस खाली रहेगा, तब इसका अलग फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का, इस केस में अलग होगा। और जो थर्ड हमारा है कि भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ जब भरे रहेंगे, यानी एक नहीं कई तरह के पदार्थ भरे जाएंगे। यानी आप यहाँ समझिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें एक तरह का पदार्थ भर दिया हमने, कुछ मोटाई का होगा ये, फिर दूसरी तरह का भर दिया हमने, तो ये अलग मोटाई है, इसकी अपनी एक अलग मोटाई है, इसकी अपनी एक अलग मोटाई है, और इस तरीके से ढेर सारे इसके अंदर और भी 3-4 तरीके के अलग अलग, जैसे मोम भर दिया, यहाँ पे कुछ और भर दिया, लाइक कोई भी परावैद्युत पदार्थ, अभ्रक वगैरह ईटीसी से सब इस तरीके से हम लोग इसमें भर सकते हैं। तो अलग अलग मोटाई की जो अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरे जाएंगे तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी इस केस में कैपेसिटेंस अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और इसमें ट्रिक भी बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसमें एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप नॉर्मल कंडीशन में, यानी कुछ नहीं भरा है तब का फॉर्मूला, और इन सभी केसेस में जो फॉर्मूला होगा उसको ट्रिक की मदद से आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पीपीसी में ये हो गया विशेष नोट, एक नोट बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, उसमें एक सूत्र आएगा जिसको हम समझेंगे, और फिर लास्ट में ट्रिक जिसकी चर्चा मैंने अभी की। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा यही है, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पीपीसी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, पीपीसी को बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज करिए ये एक प्लेट ए है, रेक्टेंगुलर प्लेट ले सकते हैं या किसी भी शेप का ले सकते हैं, एक प्लेट ए है, और सेम इसी मटेरियल का बना हुआ और इसी साइज का इसी शेप का प्लेट बी है। हमने दूसरा प्लेट लिया इसके पैरेलल में, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी हमने तय कर ली, स्मॉल दूरी लेते हैं हम लोग डी। जितनी ये दूरी कम होगी उतनी ज़्यादा इसमें कैपेसिटेंस इसकी ज़्यादा होगी। और ये जो 2 दिख रहे हैं ये क्या है, वायर हैं, एक इसको आप जिसकी भाषा में इलेक्ट्रोड कह सकते हो। तो ये 2 वायर इससे कनेक्ट कर दिए जाते हैं इन प्लेटों से। क्यों किया जाता है, क्योंकि अब ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ इसको ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र एक युक्ति होती है, तो युक्ति आपने बना लिया, डिवाइस तो आपने बना लिया, लेकिन इसको बना के क्या करोगे आप, इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के लिए ही तो बनाया है इसको, तो उसको
इसको कनेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए ये दो वायर की ज़रूरत पड़ती है, और बी में जो लगे हुए वायर इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो हमारा है तैयार हुआ, इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। यानी हम लोग इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल शब्दों में दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो हालांकि जस्ट एक सिंबल के फॉर्म में मैंने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट, जैसे ये प्लेट है तो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दिखाया गया है ना इसमें, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में देखा जाए अगर, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक प्लेट आपको ये दिख रहा होगा, ये पीछे की तरफ ये वाला, और एक ये इससे थोड़ी कुछ दूरी पर, सामने दूरी पर, डी दूरी पर कुछ ये दूसरा प्लेट रखा हुआ है। इस प्लेट का नाम ए है और ये पीछे वाला जो प्लेट है उसका नाम आप बी दे सकते हो, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो सिस्टम बन गया इसको ये हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। लिखा भी हुआ है समान ज्यामिति समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें। ये जो प्लेटें होनी चाहिए वो मेटल की बनी होनी चाहिए, यानी कंडक्टर होनी चाहिए, यानी विद्युत का कंडक्शन होना चाहिए, धारा इनमें कंडक्शन होना चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए इसमें। तो धातु क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं ना, समान क्षेत्रफल, समान ज्यामिति और दो धातु की प्लेटें समान समांतर व्यवस्था में, समांतर दूरी, कुछ अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित हों। नेक्स्ट देखिए इसके डिटेल में हम चलते हैं। सपोज किया हमने कि ये प्लेट, इसको समझाते हैं, इस पूरे पेज पे इसका डेरिवेशन करा गया है ना, तो उस डेरिवेशन को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए सपोज करिए ये प्लेट है हमारा, कुछ भी मान लेते हैं इसे, प्लेट एम मान लेते हैं, और ये प्लेट हमारा एन है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाया जाएगा, इसका जो डेरिवेशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव क्यू, और इसको क्या लेते हैं नेगेटिव क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग ले लेते हैं डी। अब ध्यान से समझिए, आपको ये पता होगा कि एक मेटल प्लेट जो होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब चार्ज हो, जैसा भी हो लेकिन चार्ज हो, तो वो अपने आसपास क्या करता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ जनरेट होगा, कितना होगा, तो वो जैसे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है वो। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अगर मैं मान लेता हूँ हाफ समेशन है, सिग्मा भी कहते हैं इसको आप लोग, तो ये जो हाफ समेशन दिख रहा है, इस हाफ समेशन यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हाफ समेशन है तो ये इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू हाफ समेशन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहले के चैप्टर्स में बताए जा चुके हैं, राइट। मैंने अभी वीडियो लेक्चर्स में इसको नहीं बताया है, हालांकि क्लासेस नहीं हुई हैं उनकी, लेकिन ये जो है ये जो चैप्टर 4 चल रहा है इससे पहले ही ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी प्लेट या कोई भी मेटेलिक सरफेस है जो कि चार्ज्ड है, उस पर अगर पृष्ठ आवेश घनत्व हाफ समेशन होता है तो उसके बगल में स्थित, उसके इन्वायरमेंट में स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाफ समेशन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो अब थोड़ा सा इसको समझिए, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए ये प्लेट है हमारा, राइट, एम, और ये प्लेट है एन। इसमें कोई हम लोग इसके बीच में ये जो पोजीशन, ये जो आपको स्थान दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इसमें कोई सा भी एक बिंदु आप कंसीडर करिए। मैं इस बिंदु को कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस बिंदु पर आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लेट के कारण। मतलब देखिए इस प्लेट के कारण भी इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये भी मेटलिक प्लेट है और चार्ज्ड है। इस प्लेट के कारण भी तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये भी मेटलिक प्लेट है और चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है लेकिन चार्ज्ड है। अब ध्यान से समझिए, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सदिश राशि होती है, तो डायरेक्शन किधर होगी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर होगी वो कितनी होगी, तो आप बताइए। उसे मैं दर्शा रहा हूँ ई से या E1 से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इस प्लेट का नाम M है तो हम लोग इसको EM से दर्शाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट M। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ समेशन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस प्लेट के कारण भी इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने बताया प्लेट के कारण आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बस डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताऊँ, इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वैल्यू तो इतनी होगी लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ,
क्योंकि इस पे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, +1 कूलाम रखा हुआ है। तो +1 कूलाम पर ये फोर्स किधर लगाएगा, इस, क्योंकि प्लस प्लस है तो क्या करेगा, धक्का देगा, यानी इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये इधर इसको धक्का देगा इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसके कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण पूछा जाए तो वो तो इतना ही होना है, E बराबर ½ σ/2ε0। लेकिन इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, बस यही डिफरेंस है। उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो इस पॉइंट पे है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो आप यहाँ पे +1 कूलाम अगर रखा हुआ एज्यूम करते हैं तो आप बताइए किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इस पर इस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ, राइट। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी राइट वर्ड की तरफ होगा ये। तो ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। चलिए कंसीडर करते हैं EN। EN का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट N, यानी प्लेट N के कारण जो ये बिंदु है उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, तो वो भी होगा ½ σ/2ε0। अब ये बताइए इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से +1 कूलाम आप रखेंगे और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अपनी ओर ही खींचेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, यानी इस केस में भी राइट वर्ड ही होगा, यानी इधर क्या होगा, राइट वर्ड होगा। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं, एक तो हो रहा है EM और एक हो रहा है EN। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E = EM + EN। EM कितना है, ½ σ/2ε0, और ये कितना है, ½ σ/2ε0। और हमने इसको नॉर्मली क्यों जोड़ा है, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि होती है तो इनका तो सदिश योग होना चाहिए, यानी वेक्टर से एडिशन होना चाहिए, इनका वेक्टर सदिश योग होना चाहिए। लेकिन मैंने नॉर्मली क्यों जोड़ा, ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले हैं उसकी डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम है, यानी ये भी इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको खींच रहा है, लेकिन इसके कारण भी इस बिंदु पर फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके कारण भी इधर ही है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएंगे, एड अप होके ये क्या हो जाएंगे आप बताइए, तो ये हो जाएंगे ½ σ/2ε0। इनको आप देख सकते हैं, ½ σ/2ε0, ½ σ/2ε0, यानी इनको आप ऐड करेंगे तो ½ σ/ε0, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, ध्यान दीजिए, ये देखिए यही चीज़ इसमें समझाई गई है, EM EN, और ये एक ही दिशा में, इस वजह से इनको जोड़ दिया गया, इस तरीके से आ गया। अब हाफ समेशन क्या होता है आपको पता है, हाफ समेशन क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है। तो सपोज करिए टोटल आवेश कितना है Q, और टोटल एरिया कितना है प्लेट का A, तो हमारा एकांक जैसे A एरिया के लिए आवेश कितना है Q, तो एक एरिया के लिए कितना हो जाएगा Q/A, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक एरिया में जो आवेश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हाफ समेशन की वैल्यू हो जाएगी Q/A, पहले ये बताया जा चुका है। तो अब बताइए आप इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट कितना आया, तो ये आ गया जैसा कि आ रखा था ½ σ/ε0, तो ये हो जाएगा Q/A, राइट, Q/A हाफ समेशन की वैल्यू, और ये हो जाएगी ε0। अब हमें जाना है धारिता तक, ध्यान दीजिए, हमें जाना है धारिता तक। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना चाहते हैं, धारिता का सूत्र निकालना चाहते हैं। तो Q = CV होता है, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको। तो Q = CV होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा, राइट, Q = CV, यानी C = Q/V। तो इस तरीके से अगर हमें C चाहिए तो हमें Q तो नहीं लेकिन V तो चाहिए, राइट। और V क्या होता है, विभवांतर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का पता है, देखिए इस प्लेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र PPC, इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इतना आया है, तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर में क्या संबंध है, तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं वापस से बता देता हूँ, ध्यान से इसको समझ लीजिए। विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दूरी, यानी इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच की दूरी, यानी V = E × D, राइट। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं V, क्योंकि हमें C निकालना है, C के लिए हमें V चाहिए।
तो वी क्या होगा, ई इंटू डी, डी की वैल्यू डी है, तो ई की वैल्यू क्या है, देखिए ई की वैल्यू आई है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये आ गई ई की वैल्यू, और डी यहाँ पे आ गया, तो वी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। देखिए सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, वी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या, ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया तो क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बटा के बटा में है तो इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया तो डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र का ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसको डिराइव किया है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए आप इनको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ और आप सिर्फ इस लाइन में ही देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने निकाला ई, ई क्या होगा, ई प्लेट एम के कारण, ई प्लेट एन के कारण, हाफ समेशन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, हाफ समेशन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा हाफ समेशन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाफ समेशन क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई निकल गया, वी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ई डी, ई डी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो सी निकाल लीजिए, क्या होगा, क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन क्यू डी, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कट गया, तो हमारा आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमारा, इसको हमने शॉर्ट में इसको यहाँ पे निपटाया, ध्यान से देख सकते हैं। तो हमने ये डेरिवेशन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, या मैं फिर से एक बार अपलोड कर दूंगा, यहाँ लिंक अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पर क्लिक करके PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस जो भी ये नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, इनका PDF जनरेट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उपांत प्रभाव, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। देखिए एक फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। हमारा सी क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो याद रखिएगा, मैंने एक बात कही थी कि इनके बीच की दूरी जितनी कम से कम रखोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी। इस बात को यहाँ पे आप देख सकते हैं। सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डी के, यानी दूरी के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। दूरी ज़्यादा होगी तो सी कम होगी, और दूरी कम होगी तो सी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, उपांत प्रभाव क्या होता है। देखिए उपांत प्रभाव को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग उपांत प्रभाव को। देखिए नाम में क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, इसमें लगा हुआ है अंत, इस अंत को पकड़िएगा। उपांत में लगा हुआ अंत यानी एंड, इस एंड को पकड़ लीजिएगा, यानी एंडिंग पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स। देखिए ये हमारा प्लेट है, तो आपने देखा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं इसको अगर, और ये नेगेटिवली चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ऐसे होगा। हमने अभी देखा भी था ऊपर में, है ना, इस पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियली होना चाहिए, आइडियली यही कंडीशन होनी चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मतलब ये जो अंदर का जो आपको दिख रहा है ये तो ऐसा ही होता है, लेकिन जो एंडिंग वाला आपको दिख रहा है, यानी एंडिंग सिरा क्या है, इसका ये है और ये है। एंडिंग सिरा इस प्लेट का एंडिंग ये है, और नीचे भी एंडिंग है ये वाला, जो अंत्य सिरे हैं जो है ना, एंडिंग जो पॉइंट्स हैं, तो उनमें क्या हमने सीधा लाइन खींचा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अंदर तो सही है लेकिन ये एंडिंग में ऐसा सीधा नहीं होता है। इस नहीं होता है, ये नहीं होने की जो घटना है या नहीं होने का जो ये गुण है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। नहीं क्यों होता है, और अगर सीधा नहीं होता है तो फिर कैसा होता है, और वैसा क्यों होता है, तो इन सवालों का जवाब हम अभी देखेंगे। देखिए आपको मैंने पढ़ा रखा है, एक फैक्ट पढ़ा रखा है, जैसे सपोज करिए ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, कोई कंडक्टर लिया हमने, इसके एंडिंग पॉइंट्स कौन, ये सारे एंडिंग पॉइंट्स हैं। अगर इसको हम चार्ज देते हैं, सपोज करिए कुछ भी चार्ज देते हैं, 10 कूलाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो
क्या होगा, ये इसके सरफेस पे अपने आप ऑटोमेटिक इसके सरफेस पे चला जाएगा, राइट। मैंने बताया था इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मैंने ये बात तो बताया। लेकिन एक फैक्ट और है, उसको आपको अभी जानना चाहिए। होता क्या है ना, जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना, यानी जो नुकीले शार्प एज होते हैं, जैसे ये वाला सिरा थोड़ा शार्प है, यानी जो शार्प एजेज होते हैं, शार्प एजेज कंडक्टर के शार्प एज, जो नुकीले सिरे होते हैं, जैसे ये नुकीला सिरा लग रहा है ये वाला मुझे, उसी तरीके से ये सिरा नुकीला लग रहा है, ये वाला सिरा नुकीला लग रहा है, ये देखिए, उसी तरीके से ये सिरा नुकीला लग रहा है। तो ये जो नुकीले सिरे होते हैं वहाँ थोड़े चार्ज ज़्यादा ही जमा होते हैं नॉर्मली, ठीक है। कभी कभी आप अपने घरों में जैसे फ्रिज के कॉर्नर में कभी हाथ ऐसे टच कर जाता होगा, तो वहाँ फिर आपको थोड़ा सा फील ज़्यादा होता होगा, करंट का ऐसा फीलिंग होता होगा। कॉर्नर्स पे अक्सर ऐसा टच होने पर ऐसा फील होता है, यानी जो कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं यानी शार्प एजेस जो होते हैं नुकीले वाले, वहाँ पे चार्ज जनरली, और जो सॉफ्ट, जैसे ये सॉफ्ट जगह ये, तो सॉफ्ट एरिया के कंपैरिजन में क्या होता है, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा जमा होते हैं, ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर में तो प्लेटों, अंदर ये जो अंदर की प्लेटें हैं, अंदर के जो ये एरिया हैं, वहाँ पर तो चार्जेज जो जैसे हैं वो लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये जो एंडिंग सिर है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही चार्ज जमा हो जाता है एक्चुअली में। उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, उसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे पॉजिटिव और यहाँ पे ढेर सारे नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा आप बताइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या सीधा होगा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वक्रीय हो जाएगा। यानी हम तो समझेंगे कि यहीं तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या चार्ज थोड़े ज़्यादा ही जमा हो गए हैं, इस वजह से ये थोड़ा ऊपर तक भी जाएगा, यानी ऊपर जाएगा और इधर इस ये यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा ऊपर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, लेकिन नेगेटिव प्लेट होने के कारण ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, तो इस तरीके से ये घूम जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से नीचे भी क्या होगा, एकदम सीधा ना होकर थोड़ा सा ऐसा वक्रीय हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह, ये जो हो रहा है घटना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। यानी एंडिंग पॉइंट्स में थोड़ा सा अलग कुछ घटना घटती है। अब देखिए शॉर्ट में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। आपने देखा क्या है, अंदर तो सरल रेखा, इसमें क्या है, एंडिंग पर भी हमने सरल रेखा खींचा। ऐसा हमें लगा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ऐसा है। यानी वक्र जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो ये रेखाएं होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं, ये क्या होती है, थोड़ी वक्रीय हो जाती हैं। इस वजह, इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव होते हैं। और क्यों होते हैं उसको हमने यहाँ पे अच्छे से समझा है। तो उपांत प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए इस डायग्राम को आप एक बार देख ले अच्छे से। जो एंडिंग पॉइंट है वो इस तरीके से, जो एंडिंग वाले सिरे हैं वो इस तरीके से वक्रीय हो गए। हालांकि देखिए हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने डेरिवेशन में, इस इफेक्ट को जीरो लेते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। थ्योरी में पढ़ा दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग इस तरीके से ही कंसीडर करते हैं। और एक और एग्जांपल अभी अभी मेरे माइंड में आ रहा है। देखिए होता क्या है ना कि आप जैसे बकेट है, राइट, 20 लीटर का बकेट है, तो 20 लीटर पानी कायदे से यहाँ तक फिल होना चाहिए, राइट, यहाँ तक फिल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। पानी हम भर रहे हैं, अगर कंप्लीट 20 लीटर भर दे तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सच बताऊँ मैं आपको, तो 20 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी ये ले लेता है। और आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है, आपने कई बार महसूस किया होगा कि ये जब पानी हम फिल कर देते हैं ना, तो पानी के बाद ऊपर एक इस तरह का कुछ लेयर बन जाता है, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से वक्रीय, मतलब बीच में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी हटता है और इधर साइड से इस तरीके से वो एक तरह से बॉन्ड बना के रखता है। और अगर हम पानी यहाँ पे और डालें तब जाके वो फ्लो होता है। थोड़ा सा पानी ये ज़्यादा ले लेता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इसको कंसीडर नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। थ्योरी में हम लोग 20 लीटर है तो 20 लीटर ही लेते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ये ले लेता है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। और यहाँ पे क्या रीज़न है, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे एक रीज़न है, पानी का लिक्विड की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, क्या बताया था, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पढ़ाया गया था 11th क्लास में। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के कारण, यानी एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये ऐसा होता है। तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट आप यहाँ से थोड़ा सा आप इसको एनालॉगी कर सकते हो, एनालॉगस है ये। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या है टॉपिक, पीपीसी के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ जब हम भरते हैं तो क्या होता है, राइट।
ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपीसी के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनको हम भरेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो क्या स्थितियाँ होती हैं, कैपेसिटेंस बढ़ता है जैसा कि मैंने आपको बता रखा पहले। तो कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। क्या कैपेसिटेंस होती है इसकी, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। यहाँ देख सकते हैं आया था अभी, है ना ये चीज़। लेकिन जब हम इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो है, आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं इसको, वो क्या है, एप्सिलॉन आर। तो अगर हमने पूरी तरह से इसको भर रखा है परावैद्युत पदार्थ से, यानी हवाई निर्वात तो होगा तब तो ये होगा फॉर्मूला। लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ इसमें भर देते हैं तब क्या फॉर्मूला हो जाता है, तब ये हो जाता है। देखिए इस केस में सी का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये तो रहता ही है, लेकिन इसमें गुना हो जाता है किससे, एप्सिलॉन आर से। ये चीज़ होता है। आपको पता है हवा या निर्वात की जो होती है परावैद्युतांक, वो क्या होती है, एप्सिलॉन आर हवा या निर्वात की क्या होती है, 1 होती है। तो दरअसल यहाँ भी गुना हो रखा है, लेकिन 1 से गुना हो रखा है, इसलिए इस वजह से ये नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट बटा डी ही दिख रहा है। लेकिन अगर कोई और माध्यम है, कोई किसी परावैद्युत पदार्थ से इसको अगर हमने भर दिया है, नॉर्मली हवा या निर्वात नहीं है, तो उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, राइट, पता है आपको ये चीज़। तो धारिता की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर, और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, यानी अब जो वैल्यू मिलेगी वो इस पुराने वाले वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है और इसी फॉर्मूले को हमें अब डिराइव करना है, ये कैसे आता है। तो यही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और यहाँ से क्लियर भी है कि हाँ ये एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले और भी कुछ तथ्य हैं, उनको हम लोग समझते हैं। थियोरेटिकली ये कैसे कैपेसिटेंस बढ़ाता है उसको हम समझते हैं। देखिए ये हमने एक लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। या फिर हम इसका एरिया ए कंसीडर कर लेते हैं, इसका भी एरिया ए ही होता है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेम मटेरियल, सेम एरिया, सेम साइज और सेम शेप का लिया जाता है। तो हमने इसका एरिया ए लिया है इस प्लेट का, तो इसका भी एरिया ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसका एरिया ए है और इस पे चार्ज क्यू है, तो इस पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो होगा हाफ प्लस हाफ समेशन, इस पे क्या होगा माइनस हाफ समेशन। और क्या होगा हाफ समेशन बराबर, अभी बताया था मैंने, क्यू डिवाइडेड बाई ए। ये नॉर्मल कंडीशन है, कब की, जब इसके बीच में कुछ नहीं है, निर्वात वाली कंडीशन है या हवा है। लेकिन अगर हमने कोई परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में भर दिया है और कंप्लीटली भर दिया है, पूरे में कंप्लीटली इस तरह से भर दिया है, तो वो परावैद्युत पदार्थ क्या है, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे सेटअप पहले से। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से सेटअप है। और आपको पढ़ाया जा चुका है, अच्छे से पढ़ाया जा चुका है कि परावैद्युत पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुचालक पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ में डिफरेंस ही यही है कि कुचालक पदार्थ, मैंने आपको कहा था, वो जिद्दी होते हैं, वो ध्रुवित नहीं होते हैं, उनके जो अणु होते हैं वो ध्रुवित नहीं होते हैं। ध्रुवण जैसा कोई गुण कुचालक पदार्थों में नहीं पाया जाता है। जबकि बात करें परावैद्युत पदार्थों की, तो परावैद्युत पदार्थों में ध्रुवण की प्रॉपर्टी पाई जाती है। बस यही डिफरेंस है कुचालक पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ में। तो यानी इसमें ध्रुवण होता है, यानी इसके अणु जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ जाते हैं। पहले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से इसको डिटेल में बताया गया है। यानी ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एक्चुअली में इस एरिया में डिफरेंट अणु होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ सेटअप है और इसमें आ गया परावैद्युत पदार्थ, हमने इसमें भर दिया, ये परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया इसके अंदर। तो ये जो परावैद्युत पदार्थ आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो अणु होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ चुके होंगे। और वो जब आएंगे और आपको ये भी पता है कि वो अणु कैसे काम करते हैं। तो एक नन्हे, एक छोटे
बहुत ही एक नन्हे से डायपोल की तरह यानी द्विध्रुव की तरह वो व्यवहार करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव उसमें होते हैं और वो डायरेक्टेड हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उनको, तो डायरेक्टेड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो अब इसी डायग्राम को हम एक बार और बना रहे हैं, ध्यान से समझिए इस जगह पर देखिए। पॉजिटिव इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया, प्लस क्यू प्लस हाफ समेशन और एरिया ए माइनस क्यू माइनस हाफ समेशन और एरिया ए, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए, और ये हो जाएगा आपको पता है क्या हो जाएगा प्लस क्यू बाई ए, ये जो होगा। चलिए ये नेगेटिवली चार्ज हमने कंसीडर कर लिया। ये जो हमने दिखाया है, ये जो दिख रहा है ऐसे इस तरह की जो 45 डिग्री पे जो लाइन खींची गई हैं, यही लाइन क्या है परावैद्युत पदार्थ है। इसके अंदर क्या है अणु हैं परावैद्युत पदार्थ के जो व्यवहार करते एक नन्हे डायपोल की तरह है, और वो नन्हे डायपोल डायरेक्टेड हो चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। यानी अब कहानी कुछ ऐसी होगी, इस तरह से ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है नन्हे द्विध्रुव हैं। ये वो द्विध्रुव हैं जो कि अब डायरेक्टेड हो चुके हैं, यानी इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो डायरेक्टेड हो चुका है किसकी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और एक्चुअली में अणु हैं किसके परावैद्युत पदार्थ के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इधर की ओर, तो जो हमारा इनमें जो ध्रुवण होगा उसका जो ध्रुवण सदिश होगा जिसे पी वेक्टर से दर्शाते थे हम लोग, पी वेक्टर से जो ध्रुवित होता था नेट द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। और इधर कब होगी जब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। थोड़ा सा ये डायग्राम आप ध्यान से समझिएगा, छोटा बन रहा है ये डायग्राम एक्चुअली में। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पेन कैसे चला रहा हूँ पेन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारा नेगेटिव और ये सारा पॉजिटिव, ये सारा नेगेटिव और ये सारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़े डायग्राम में बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हमारा ओरिजिनल प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन एरिया ए प्लस हाफ समेशन बराबर प्लस क्यू बाई ए हो जाएगा और माइनस हाफ समेशन बराबर माइनस क्यू बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक वो रखा है, ठीक है। वो सारी कहानी हमने ऑलरेडी सुना चुका हूँ मैं आपको। ये अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये अणु हैं जो कि काम करेंगे किसकी तरह डायपोल की तरह, नन्हे डायपोल की तरह। अब देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। ये हो जाएगा नेगेटिव और ये सारे हो जाएंगे क्या पॉजिटिव। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया हमने ना। और ये सारे काम करेंगे किसकी तरह डायपोल की तरह, नन्हे डायपोल की तरह। और मैंने इधर ही नेगेटिव इधर पॉजिटिव क्यों बनाया, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है नेगेटिव से
पॉजिटिव की ओर, यानी इधर की ओर, और हमें इधर की ओर ही करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो किधर है, इधर की ओर ही सेटअप हुआ है, क्योंकि हमारा नेट पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ही सेटअप हुआ है। तो यानी ये जो प्रोड्यूस करेगा पोलराइजेशन वो भी इधर ही होगा, नेट मोमेंट जो होगा वो इधर ही होगा। तो इस वजह से हमने ऐसा करा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। देखिए इफ़ेक्टिव वे में अगर देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव वाला सिरा दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव वाले सिरे के पास में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। उसी तरीके से ये पॉजिटिव सिरा जो दिख रहा है वो इस नेगेटिव से पास में है ये इसके, तो ये पूरा एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। और इसी तरीके से ऐसा नहीं कि ये तीन ही सेट बनेगा इस तरीके से, ऐसा नहीं है, इसमें ढेर सारे सेट बनेंगे इस तरह से वर्टिकल लाइंस, लेकिन बीच में आने वाले यहाँ पॉजिटिव बगल वाले नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा। उसी तरह से नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, जो लास्ट वाला ये जो पॉजिटिव वाला सिरा दिख रहा है ये बचा रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप ऐसे ना सोचें कि मेन प्लेट से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं, मेन प्लेट से कभी कैंसिल नहीं होगा, कि मेन प्लेट के कारण ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये मेन प्लेट है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये घटनाएं घटी हैं, नहीं तो ये तो रैंडम होती हैं, इधर उधर जिग जैग, जैसा कि पहले लेक्चर में दिखाया था मैंने, लेक्चर में आपको इस तरीके से डायग्राम में दर्शाया गया था कि इधर उधर रैंडमली होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वो डायरेक्टेड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं उसकी दिशा में। तो ये तो मेन प्लेट तो अपना रोल निभा ही रहे हैं, तो ये इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा, इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई बचा ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ जो आप देख रहे हैं नेगेटिव वाला, इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई अब नहीं बचा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से एक चार्जेस का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, और उस चार्जेस के ग्रुप को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ध्रुवन की घटना के फलस्वरूप हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे छोटा q, यानी स्मॉल q से दर्शाते हैं। और नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव माइनस, हाँ नेगेटिव चार्जेस तो माइनस स्मॉल q, और पोलराइजेशन की घटना के फलस्वरूप ये जो चार्जेस का ग्रुप तैयार हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस नेगेटिव q और p। और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, प्लस स्मॉल q और p, इस तरीके से। और हम लोग इसको अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में अगर डिफाइन करें तो इसको, इस चार्ज को अगर हम ए से, एरिया से, ये जो एरिया ए है इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा वो क्या आएगा, माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई ए, यानी वो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ समेशन p, इस तरीके से। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस स्मॉल q इंटू पी, सॉरी स्मॉल क्यू पी डिवाइडेड बाई ए, और ये चीज़ हो जाएगा प्लस हाफ समेशन पी, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से इसमें समझिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ है ये वाला, वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों सेटअप हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये जो दिख रहा है हाफ समेशन और हाफ समेशन, इनके कारण ये सेटअप हुआ है। लेकिन अंदर ही अंदर सारे ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे फिर से एक तरीके से यहाँ पे क्या हमने जनरेट कर लिया, पृष्ठ आवेश घनत्व पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। यानी इंटरनली क्या हो जाता है, जब हम परावैद्युत पदार्थ नहीं भरते हैं तब तो ये कंडीशन ऐसी कुछ होती नहीं है, बस ये रहता और ये रहता और बीच में निर्वात रहता है या हवा रहता है। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तब की कंडीशन ऐसी कुछ हो जाती है, यानी अंदर अंदर क्या हो जाता है, इंटरनली चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाते हैं और यहाँ पे जमा हो जाते हैं। और इस तरीके से अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या हो गया, प्लस हाफ समेशन पी जनरेट हुआ और यहाँ पे माइनस हाफ समेशन पी जनरेट हुआ, यानी अंदर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो मैं जस्ट शो कर रहा हूँ आपको एक, ये देखिए ध्यान से, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। जो मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, उसके लिए क्या, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है ये वाला, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इधर की ओर जनरेट हुआ, ये आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अंदर ही अंदर, वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, अंदर ही अंदर। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है परावैद्युत पदार्थ से ये जनरेट हुआ है, यानी ये वाला जो है, ये वाला
ये तो बहुत पावरफुल होगा ये, क्योंकि ये जो ओरिजिनल है वो है, मेन है ये जो, तो इसकी तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी वजह से ही ये कुछ जनरेट हुए हैं जब परावैद्युत पदार्थ बने, इसकी वैल्यू कम होगी। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब हमारा यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। देखिए अब हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो देखिए ई, जो हम इसको डैश या फिर ई नेट से दर्शाते हैं इसको, ई नेट, ई नेट जो हमारा हो रहा है, ई नेट वो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए, वो जाएगा ई पहले की जो कंडीशन में वो, और माइनस जो हमारा नया जो जनरेट हुआ है अंदर की ओर ई पी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी पी। और दूरी इन दोनों के बीच की क्या है, डी मान लेते हैं दूरी। और इस तरीके से हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैंने बताया था वी पी जो होता है, वी बराबर होता है ई डी, तो वी पी है इसलिए यहाँ पे ई पी होगा, राइट। तो ई पी इंटू डी, ये पोलराइज्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। तो ये ज़्यादा वाला, ये मेन वाला जो है, ज़्यादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेन है। और ये कम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर की ओर जनरेट हुआ, ये पोलराइजेशन की वजह से हुआ, इसलिए इसको हम लोग ई पी कह रहे हैं। तो माइनस हमने क्यों लगाया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ये अपोजिट में जनरेट हो रहा है। ई क्या होता है, अभी अभी बताया गया था, ई नॉर्मली क्या होता है दोनों प्लेटों के कारण जब ये चीज़ें नहीं भरते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट निकल के आया था, यहाँ पे देखिए ई निकाला गया है, क्या निकल के आया है, हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई पी क्या हो जाएगा, तो ई पी हो जाएगा हाफ समेशन या हाफ समेशन पी, हाफ समेशन पी, क्योंकि इसकी वजह क्या थी, जो ओरिजिनल ये जो है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिनल हाफ समेशन के कारण हुआ, लेकिन ये जो अंदर के अंदर पैदा हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, ये हाफ समेशन है या हाफ समेशन पी है, हाफ समेशन पी है, तो इस वजह से यहाँ पे होगा हाफ समेशन पोलराइज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या आया, हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमारा ये ई नेट आ गया। अब एक आप बात बताइए, नॉर्मल कंडीशन में जब हवा या निर्वात होता है तो उस केस में हम लोग क्या ई से दर्शा रहे हैं उसको, तो क्या होता है, हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर माध्यम भर देंगे, तो आप बताइए माध्यम भर देंगे तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम ई नेट से दर्शा रहे हैं माध्यम भरने के बाद, और वो क्या होना चाहिए, हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन होना चाहिए, क्योंकि ये होता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता और ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम भर दिया हमने, तो हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट कायदे से होना चाहिए। और आपको पता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ समेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखिए थोड़ा सा, तो आ गया ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नेट इज इक्वल टू आ गया हाफ समेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा है, ई कहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ई, और बटा में क्या एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर हम यहाँ ला रहे हैं और ये ई नेट हम यहाँ ला रहे हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, ई, और बटा में क्या हो जाएगा ई नेट। ई की जगह क्या होता है, ई की जगह होता है हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट की जगह हमने क्या निकाला है, हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नहीं, बस इतना ही निकाला हमने। ये देखिए हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी बटा एप्सिलॉन नॉट, हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बचा, हाफ समेशन ऊपर में डिवाइडेड बाई हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम देखिए समझाते हैं, इस चीज़ को हम फिर से यहाँ लाएंगे और इस चीज़ को फिर से हम यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन पी, ये जो फैक्टर है वो यहाँ आ गया और ये फैक्टर यहाँ आ गया, यानी हाफ समेशन बाई एप्सिलॉन आर। और हम क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को बराबर के इधर लाएंगे और इस वाले माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, तो माइनस वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हाफ समेशन पी,
और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन बाई एप्सिलॉन आर। तो हाफ समेशन पी बराबर क्या आया बताइए, हाफ समेशन पी बराबर आया हाफ समेशन, ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हाफ समेशन है यहाँ भी हाफ समेशन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो इसको याद रखेंगे, हाफ समेशन जो पोलराइज्ड आता है, यानी पोलराइज्ड यानी ध्रुवित पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक। चलिए इसमें हम ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखी गई हैं, ये डायग्राम दर्शाया गया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन ये बच जाएगा। तो जो चीज़ें बताई गई हैं वही हैं, ईपी की डायरेक्शन इधर है और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है। तो ये स्टोरी काफ़ी वही सारी स्टोरी जो यहाँ पे बताई गई हैं, अंत में आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा है ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रहा है तो विभव भी डाउन होगा, और विभवांतर डाउन होगा तो देखिए C इजिकल टू क्या होता है, Q बाई V। तो अगर विभवांतर डाउन हो रहा है तो संधारित्र की ये जो धारिता है वो क्या हो रही है, डाउन हो गया या बढ़ेगा, क्योंकि वितक्रमानुपाती है। तो ये अगर डाउन हो रहा है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से हमने देखा कि धारिता क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में थोड़ा सा घट जाता है। जब हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो ध्रुवण की घटना घटित होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा तो हमारा धारिता भी क्या होगी, डाउन नहीं होगी, धारिता क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो धारिता इस वजह से बढ़ जाती है। और ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके से तो ये याद हो जाएगा। चलिए देखिए हमारा फाइनल फार्मूला ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नोट है, इस नोट को समझते ये क्या है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको दिख रहा है, काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये कैसे आता है इसको हम समझाते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक फैक्ट याद रखना होगा। ये जो नोट में लिखा गया ये फैक्ट आप ज़रूर बिल्कुल इसको याद रख लें कि ध्रुवण सदिश जो पढ़ाया गया था, शायद सेकेंड लेक्चर में इसको मैंने पढ़ाया था। तो ध्रुवण सदिश जो होता है, पी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ध्रुवित पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसके समान होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। ध्रुवण सदिश पी वेक्टर का परिमाण परावैद्युत पट्टी के किनारों पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व हाफ समेशन पी के समान होता है। तो हाफ समेशन पी के समान होता है, यानी अब जो फैक्ट बताई जा रही है आपको वो ये बताई जा रही है कि पी वेक्टर यानी ध्रुवण सदिश जो एक्चुअली में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही होता है, जो ध्रुवित होता है, उसको ही हम लोग ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो उसका जो परिमाण है यानी इसका परिमाण, जिसे हम लोग केवल पी से भी दर्शा सकते हैं, ये बराबर होता है जो हाफ समेशन पी होता है उसके, यानी जो परावैद्युत पट्टी है उसके ध्रुवण के कारण जो उसमें पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है उसके बराबर होता है। यानी पी जो होगा वो क्या होगा, हाफ समेशन पी के बराबर होगा। अब आप देखिए, आपको पढ़ाया गया था P बराबर काई ई इंटू ई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नेट लेंगे हम एक्चुअली में। अब P जो है वो किसके बराबर है, हाफ समेशन P के। तो हाफ समेशन P बराबर क्या हो जाएगा, काई ई इंटू ई, और ई क्या हो जाता है, हाफ समेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ई नेट जो होगा हमने यहाँ पे बताया, ई नेट बराबर हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन। सिंपल सी बात है, क्योंकि ई नेट कब की कंडीशन है, जब माध्यम हमने भर दिया गया तब की कंडीशन है। तो माध्यम भर देंगे तो हम लोग हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना लेंगे, हम क्या लेंगे, हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन लेंगे। और एप्सिलॉन को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब हाफ समेशन पी बराबर ये संबंध आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। तो इस संबंध को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है वहाँ पे देखिए, हाफ समेशन इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, यानी हाफ समेशन इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा काई ई, और ये हो जाएगा हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। देखिए एप्सिलॉन हाफ समेशन और हाफ समेशन दोनों तरफ है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया बताइए, तो ये आप एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, यानी एप्सिलॉन आर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे काई ई ऊपर में रहेगा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट गया। तो इस तरीके से क्या आ गया बताइए, यहाँ देखिए।
आ गया इप्सिलॉन आर -1 इनटू में गुना में क्या आ गया इप्सिलॉन नॉट, ये बटा में है तो यहाँ गुना में जाएगा और बराबर हो जाएगा काई ई, और इसको हम लोग डाल देंगे बॉक्स में। यही फॉर्मूला है। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गुना में चला गया तो काई ई बराबर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर -1। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, काई ई बराबर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1। ये एक फार्मूला है। तो इस तरीके से हमने कई फार्मूले यहाँ पे आज हमने डिराइव किया। सबसे पहला फार्मूला एप्सिलॉन नॉट बाई डी नॉर्मल कंडीशन में, और जब हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो एप्सिलॉन आर से गुना हो जाता है। क्यों होता है इसको हम आगे समझेंगे। और इसके बाद हमने फिर बताया, यहाँ पे कुछ थ्योरी बताई गई है, उस थ्योरी के आधार पे हमने ये फार्मूला डिराइव किया है, हाफ समेशन पी इज इक्वल टू हाफ समेशन 1 - 1 बाई एप्सिलॉन आर, और फिर लास्ट में ये फार्मूला डिराइव किया गया। तो ये परावैद्युत पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, वैद्युत प्रवृत्ति, वो और परावैद्युतांक इनमें संबंध है, जैसा कि ये टॉपिक यहाँ पे लिखा गया, वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक में संबंध। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अब हमें ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ये पढ़ लेने के बाद वैद्युत प्रवृत्ति एवं परावैद्युतांक में संबंध, अगला टॉपिक है पीपीसी में पूर्णतः भरा परावैद्युत पदार्थ। पूरी तरह से जब परावैद्युत पदार्थ इसमें हम भरते हैं पीपीसी में, तो उस समय धारिता का क्या सूत्र होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे, ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालना है जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं एक प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ नज़र आ रहा है आपको, और ये जो येलो कलर से किया गया है, इसको फिल किया गया है, तो ये एक्चुअली में परावैद्युत पदार्थ है। और आप देख सकते हैं पूरे प्लेट में ये कम्प्लीटली पूरे संधारित्र में भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ ये संधारित्र है। तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फलस्वरूप जो हमें विभवांतर मिलेगा और विभवांतर के बाद जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जैसा कि पहले होता था हाफ समेशन बटा एप्सिलॉन नॉट होता था, लेकिन अब की बार एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से क्या हमने इसके अंदर भर रखा है परावैद्युत पदार्थ। तो अब जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा या एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन होगा। और क्योंकि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता नहीं लेंगे, अब माध्यम की विद्युतशीलता लेंगे, क्योंकि अब हमने माध्यम भर दिया है, तो इसलिए माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन लिया हमने। अब हाफ समेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हमने बार बार बताया है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। v इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, डी होता है इनके बीच की दूरी। ये जो परावैद्युत पदार्थ आप, ये जो संधारित्र दिख रहा है, इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो अब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हाफ समेशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। और इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया c, तो c क्या होगा q बाई वी, q और बाई v क्या हो जाएगा हाफ समेशन इंटू डी, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को हमने v की वैल्यू आई है तो ये v की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा है, क्या रखा है, हाफ समेशन डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा में ऊपर चला जाएगा। हाफ समेशन बराबर क्या होता है, देखिए ऊपर में q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, हाफ समेशन बराबर क्या होता है q डिवाइडेड बाई ए, कई बार बताया, और इंटू डी। ये q से q कट गया और ये a ऊपर चला जाएगा, a ऊपर चला जाएगा तो c बराबर क्या आ जाएगा बताइए, a ऊपर चला जाएगा तो a एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और बटा में क्या है d। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया बटा में डी। देखिए ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका था, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा आ गया। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, और इस तरीके से संधारित्र की जो है धारिता वो बढ़ जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बाई डी से ज़्यादा ही होगी। तो यही फॉर्मूला होता है कब, जब हम पूरी तरह से भर देंगे परावैद्युत पदार्थ तब। देखिए कट के, और फाइनली ये हमारा आंसर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। इस तरीके से इतना एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, जो धारिता है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फिर से हमें ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार क्या होगा कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः नहीं बल्कि क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंशतः भरा हुआ होगा। और आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इससे पहले वाले डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट
भरा हुआ था, येलो कलर से कम्प्लीटली फिल्ड था वो। लेकिन अब की बार येलो कलर से जो दिख रहा है, ये येलो कलर वाला क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, जिसका परावैद्युतांक आपको दिख रहा है एप्सिलॉन आर है, और ये पूरी तरह से नहीं भरा हुआ। इसकी जो खुद की अपनी जो थिकनेस है, थिकनेस यानी इसकी जो खुद की मोटाई है वो कितनी है, तो यहाँ देख सकते हैं स्मॉल टी से दर्शाया गया है मोटाई को। नेक्स्ट जो टोटल दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की वो डी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अंशतः भरा हुआ है तो जो टी है वो डी से स्मॉल ही होगा। अब क्या चीज़ें इसमें होनी है वो समझिए। देखिए, तो अब इन प्लेटों के मध्य में दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र इनमें जनरेट होगा वो अलग होगा, और ये जो हवा या निर्वात जो बच रहा है जगह वो अलग होगा। फर्स्ट केस में जब कुछ भी नहीं भरा था तो एक ही प्रकार का था, दूसरे केस में जब पूरी तरह से भर दिया था तो भी एक ही प्रकार का था, लेकिन उससे अलग था। अब इस वाले में दोनों प्रकार के होंगे, तो अब जो विभवांतर होगा वो भी दो प्रकार के होंगे। तो अब जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, तो उसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। तो अब जो विभवांतर होगा टोटल वो क्या होगा, एक तो V जो होगा विभवांतर किसका, जो बच रहा है हवा या निर्वात वाला जो माध्यम बच रहा है उसके लिए, और एक है माध्यम के लिए। आपको पता है V बराबर होता है E इंटू डी, मतलब E इंटू दूरी। लेकिन दूरी कितनी लेंगे, हवा या निर्वात जो है वो कितने डिस्टेंस में, आप ये भी तो देखिए। तो हवा या निर्वात पूरे में तो है नहीं, टोटल दूरी कितनी है D, लेकिन उसमें से T जो है वो माध्यम आ गया। तो हवा या निर्वात के लिए कितनी जगह बची, तो वो बची D माइनस टी। तो एक्चुअल में जो दूरी होगी तो ये E नहीं लेकर यहाँ पे लिखेंगे E हवा या निर्वात, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, E इंटू डी, लेकिन D नहीं, D माइनस टी। उसी तरीके से V माध्यम क्या होगा, तो E माध्यम होगा, और E माध्यम इंटू जो इसकी दूरी है, तो माध्यम कितनी दूरी में है, थिकनेस उसकी कितनी है T, तो T हो गई। तो इस तरीके से ये हो गया। अब E कितना होगा बताइए, तो E होगा हवा या निर्वात के लिए हाफ समेशन बटे इप्सिलॉन नॉट, जबकि इसके लिए होगा हाफ समेशन बटे इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन को लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा T, और ये हो जाएगा D माइनस टी। और हाफ समेशन देखिए दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा D माइनस टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट भी है दोनों में तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ D माइनस टी बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ समेशन, हाफ समेशन तो हमने कॉमन ले ही लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा यहाँ पे T, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इप्सिलॉन R, क्योंकि हाफ समेशन बाई इप्सिलॉन नॉट तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या आ गया हमारा, और हाफ समेशन बराबर क्या होता है, हाफ समेशन बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई A, और ये हो गया हाफ समेशन, और ये अंदर में क्या बच गया, ध्यान से समझिए, D माइनस टी और प्लस T डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R, ये आ गया हमारा। ये क्या आया, ये हमारा आया विभवांतर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपेसिटेंस चाहिए। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो Q और V की जो ये वैल्यू आई है, ये इतनी इतनी बड़ी जो वैल्यू आई है, ये V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि दिख रहा है आपको, और इन ब्रैकेट में क्या है, D माइनस टी है, और बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में कुछ नहीं यानी एक है, और यहाँ पे क्या है T डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। तो ये आ गया, अब Q से Q कट गया, A ऊपर चला गया, वैल्यू क्या आ गई, A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई D माइनस टी और T बाई एप्सिलॉन R। तो ये वैल्यू आ गई C की। तो जब पूर्णतः भरा रहता है तब तो आपको पता क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई डी हो जाता। लेकिन जब अंशतः भरा रहता है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। बड़ा दिख रहा है ये दिखने में, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के बाद आपको ये कुछ भी, ये तो एक माध्यम है, 10 माध्यम या 20 माध्यम भी रखे दिया होगा तो आप बना लेंगे, और आपको उसको फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में। बच्चों, अंशतः के केस में C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये हमने डेरिवेशन कर लिया इसका। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों। जैसा कि आप देख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र दिख रहा है आपको, L और M दो प्लेटें दिख रही हैं, ये पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, एरिया दोनों का A है, और ये प्लस हाफ समेशन माइनस हाफ समेशन, दूरी जो है वो D है, स्मॉल d है, राइट। अब इसमें आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर, ये बैंगनी कलर जैसा दिख रहा है ये लगभग,
और ये ब्लू जैसा है, ब्लू मान सकते इसको, ये रेडिश कलर का है। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है कि अलग अलग 4 कलर के इसमें दिखाए गए, यानी कहने का ये मतलब ये 4 नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं, n भी हो सकते हैं, इसमें 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मोटाई देखिए, इसकी थिकनेस जो है वो T1 है, इसकी थिकनेस जो है T2 है, इसकी थिकनेस T3, इसकी Tn माना गया, यानी टोटल इसमें T4, ये 4 ना समझे इसको, आप टोटल n समझ लें कि इसमें टोटल कितने प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं, n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं, और जिनकी मोटाइयाँ जो हैं क्रमशः T1 T2 T3 डॉट 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 Tn हैं। और इसी प्रकार से उनके परावैद्युतांक, ये अलग अलग परावैद्युत पदार्थ हैं तो इनके अलग अलग परावैद्युतांक होंगे। तो इप्सिलॉन R1, इप्सिलॉन R2, इप्सिलॉन R3 एंड डॉट 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 क्या होगा, इप्सिलॉन Rn, इस तरीके से ये है। तो अब इस केस में इसका परावैद्युत पदार्थ जब भरा है तो इस केस में इसकी धारिता क्या होगी वो हमें देखना है। तो देखिए, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था उस ट्रिक से आप इसको अब समझ सकते हैं इसका क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, जब कुछ नहीं भरा था तो आंसर आया था A∈0 डिवाइडेड बाई डी। ध्यान से देखेंगे, इस डी के नीचे एक्चुअली में एक है, एक्चुअली में आप ऐसे मान सकते हैं, है ना इसको। और एक किसका होता है, हवा या निर्वात की परावैद्युतांक होती है। तो ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आया था A∈0, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड केस में आया था A∈0 डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ पे आया था एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को मैं, चलिए यहाँ लिख ही देता हूँ, एप्सिलॉन आर आया था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A∈0 डिवाइडेड बाई डी। इस एप्सिलॉन आर को मैं इसके बटा में डाल सकता हूँ, यानी देखिए यहाँ पे भी एक्चुअली डी तक ही था तो हम लोग बटा 1 मान सकते हैं। हवा निर्वात के केस में ये धारिता थी, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो A∈0 तो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और डी इसमें भी आता है, डी इसमें भी आता है। फ़र्क क्या है, इसमें हवा या निर्वात की ये धारिता है कंडीशन वाली, तो हवा या निर्वात की जो परावैद्युतांक होती है वो 1 होती है, इसलिए 1 से डिवाइड हुआ है। इसमें किससे डिवाइड हुआ है, जो यहाँ पे अब भरा गया, इस केस में क्या था, पूरी तरह से खाली है, हवा निर्वात है। इस केस में क्या था, पूरी तरह से भर दिया गया, किससे भरा गया, एप्सिलॉन आर वाले से, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, तो 1 से डिवाइड किया गया, इसमें एप्सिलॉन आर से डिवाइड किया गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A∈0 तो आया ये ऊपर में, और नीचे में आया D माइनस टी और प्लस T बाई एप्सिलॉन आर। अब इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बटा में 1 मान सकते हैं आप इसको। तो अब देखिए ये कब की केस है, ये उस केस में है कि जब कुछ दूरी तक, कितनी दूरी तक, T दूरी तक भरा गया है क्या, परावैद्युत पदार्थ, और बाकी छोड़ दिया गया है खाली। तो देखिए A∈0 जैसा कि यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पर भी है। अब ध्यान दीजिए, इसमें T दूरी में क्या है, T दूरी में एप्सिलॉन आर है, तो इसलिए T में डिवाइड हुआ एप्सिलॉन आर से, और प्लस इसको छोड़ के, और जो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, इसमें तो हवा या निर्वात होगा, तो कितनी दूरी में है ये, तो ये है D माइनस टी, क्योंकि टोटल है D, और ये ले गया T, तो इसमें इसको कितना मिला, इन दोनों को, ये जो स्पेस दिख रहा है इस स्पेस को कितना मिला दूरी, तो D माइनस टी मिला, तो D माइनस टी, और ये क्या है, क्या चीज़ है इसमें, तो 1 वाला है, हवा या निर्वात है, उसका परावैद्युतांक 1 है, तो इसलिए यहाँ से 1 से डिवाइड हुआ। तो आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से बताया मैंने। अब देखिए, जैसे इस केस में ही देख लीजिए, इस केस की बात कर रहे थे हम लोग, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जस्ट वेट, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको समझ सकते हैं हम, क्या होगा इस केस में फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। C इज इक्वल टू सबसे पहले तो A∈0 डिवाइडेड बाई हवा जो है वो कितने स्पेस में है, आप ध्यान दीजिए, टोटल D है, जिसमें से T1 T2 T3 Tn ये जितने भी हैं ये माइनस हो जाएंगे, और जो स्पेस बच जाएगा उतनी दूरी में हवा है, तो D माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, और ये पूरा इतने में क्या है बताइए, हवा, तो इसमें डिवाइड होगा किससे, 1 से, तो बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस अब आप बताइए और क्या है इसमें, तो इसमें T1 दूरी में क्या है, T1 दूरी में ध्यान से देखिए, T1 दूरी में क्या है, एप्सिलॉन R1 वाला है, तो T1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R2 T2 में। इस तरीके से हम लोग T3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R3
और प्लस डॉट 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 टी एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर एन। तो ये कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होगा। अगर इसको आप नॉर्मली रटेंगे तो ये रट ही नहीं सकते इस चीज़ को आप। जस्ट वेट, हाँ मैं कह रहा था कि इसको नॉर्मली हम लोग नहीं रट सकते, लेकिन अगर ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया, इस ट्रिक से आप इसको बहुत ही आसानी से जब भी ज़रूरत है डिराइव कर सकते हैं। तो हमने फाइनली फार्मूला क्या बताया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही है, और बटा में अगर पूरी तरह से हवा है तो डी बाई वन, अगर सी इज इक्वल टू पूरी तरह से क्या है एप्सिलॉन आर वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भरा तो डी बाई एप्सिलॉन आर जो कि ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर केवल एक पदार्थ भरा गया है, अंशतः भरा गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही है डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, में हवा रहेगा तो बाई वन, और प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। और अगर भिन्न भिन्न मोटाई का केस है तो ये फार्मूला आपके सामने है। फिर से देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, ये इतने में क्या इतना चला गया परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो हवा के लिए इतना ही स्पेस बचा, डी माइनस ये सारी चीज़ें डिवाइडेड बाई वन, और बाकी ये। तो इस तरीके से ट्रिक भी हमने आपको बता दिया। अब जो नोट की बात की जा रही थी, नोट यहाँ पे लिखा गया है, देखिए विशेष नोट, इसमें भी सूत्र आ रहा है। ये क्या चीज़ है, देखिए हमने ये कर लिया पीपीसी में भिन्न भिन्न, ये भी कर लिया, और ट्रिक्स फॉर कैपेसिटेंस फार्मूला, यानी कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूले होते हैं उनके लिए जो ट्रिक्स जो होते हैं वो उस चीज़ को भी हमने डील कर दिया। अब बात करते हैं विशेष नोट की। ये क्या चीज़ है इसको समझिए। देखिए, अगर सपोज करें कि कंडीशन कुछ ऐसा हो कि ये अपना परावैद्युत, ये अपना क्या है संधारित्र है, राइट, पॉजिटिव इस तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं, और ये नेगेटिव। इसमें क्या है कि हवा है ही नहीं, हवा निर्वात है ही नहीं, ढेर सारे वो भर दिए गए हैं, क्या ढेर सारे अलग अलग तरह के परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिए गए हैं, ढेर सारे इस तरह से ढेर सारे भर दिए गए हैं, और हवा बिल्कुल छोड़ा ही नहीं गया, मतलब हवा थोड़ा सा भी जगह हवा के लिए या निर्वात के लिए नहीं छोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो पूरी तरह से भर दिया गया है। ये इसकी मोटाई कितना है T1, इसकी मोटाई कितना है T2। इसी तरीके से और भी इसमें अलग अलग तरह के पदार्थ भर दिए गए हैं, परावैद्युत पदार्थ। उसकी नेक्स्ट क्या है T3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लास्ट वाला क्या होगा Tn। इसमें हवा नहीं है। तो अब इस केस में इसकी धारिता क्या होगी आप बताइए। तो इसकी धारिता होगी C इज इक्वल टू, मैंने बताया ए एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही है डिवाइडेड बाई, क्या करना है बताइए। तो इसमें अब क्या हम हवा वाला केस लेंगे, डी माइनस T1 T, ऐसा कुछ केस लेंगे, नहीं लेंगे, हवा है ही नहीं ना इसमें, हवा तो बचा ही नहीं। टोटल दूरी जो टी डी है तो वो डी के बराबर इनका योग हो जाएगा, तो डी में से अगर इन सब का योग घटाएंगे तो जीरो ही आना है, यानी हवा तो बचा ही नहीं, यानी इसमें डी माइनस टी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट T1 में क्या है बताइए, एप्सिलॉन R1 वाला है, तो T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3, देखिए प्लस T3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R2, यहाँ पे R3 प्लस डॉट 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 क्या होगा Tn डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन Rn। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो सिंपल है बिल्कुल ही। ये ट्रिक की मदद से आपको कैपेसिटेंस जितने भी तरह के डेरिवेशन है, 4-5 डेरिवेशन है टोटल, ये आपको मैंने यहाँ इस पेज में ट्रिक की मदद से आपको बता दिया गया है। और ये लेक्चर को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज का जो हमने 11 टॉपिक्स जो हमने टारगेट में रखा था उसको हमने पूरा कर लिया है। आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि संधारित्र होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, पीपीसी, एससी और सीसी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि सीसी यानी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये हमें नहीं पढ़ना। तो पढ़ना हमें क्या है, पढ़ना है पीपीसी और एससी। तो पीपीसी को हमने कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है, उसमें 4-5 डेरिवेशन थे उसको हमने देख लिया है। अब बचता है एससी जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारे सिलेबस में गोलीय संधारित्र की धारिता। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, धन्यवाद।